वो औरत और वो ट्रक मेरी आंखों से जा ही नहीं रहे थे कि तभी मैंने उस बैग को देखा जो उस औरत ने मुझे पकड़ा दिया था। पहले तो मैं घबरा गई, पर जब हिम्मत जुटाकर मैंने जैसे ही बैग की चैन खोली, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस बैग में तो मेरे पति ने दरवाजे को लात मारी थी और मुझे बालों से पकड़कर बाहर की तरफ घसीटते हुए ले जाने की कोशिश कर रहा था। मेरी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थीं। मेरे सिर में भयंकर दर्द हो रहा था, क्योंकि उसने बहुत ही मजबूती से मेरे बालों को पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जड़ों के साथ ही मेरे बाल उखड़ जाएंगे। मैं बार बार पूरी कोशिश कर रही थी उसके हाथ को अपने बालों से हटाने की, लेकिन उसके सामने मेरी ताकत कुछ भी नहीं थी। इतने सारे लोगों के बीच में मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, जबकि वहाँ मेरी सास, जेठानी, ननद, ससुर, देवर, जेठ सब लोग थे। पूरा भरा पूरा परिवार, पर मेरे पक्ष में कोई भी नहीं था जो मुझे बचाए। सब लोग आराम से खड़े होकर ये नज़ारा देख रहे थे, और ना ही किसी के चेहरे पर कोई दुख था और ना हमदर्दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं घर की बहू नहीं, बल्कि कोई ऐसी इंसान हूँ जिससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, जिसे चाहे घर से निकाल दिया जाए या फिर कुछ भी किया जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं उनके साथ में ही एक लड़की खड़ी थी जो दुल्हन बनी थी। उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट थी और हाथों में भर भर के गहरी मेहंदी लगी थी। उसके चेहरे की खुशी साफ झलक रही थी, जो कि मेरे दिल को और भी ज़्यादा दुख पहुंचा रही थी। मैंने रोते हुए कहा कि अगर मैं बांझ हूँ तो इसमें भला मेरी क्या गलती है। ये सब कहते हुए मेरी आवाज़ कांप रही थी और लगातार आंसू बह रहे थे। मैं बार बार उन लोगों से भीख मांग रही थी, पर कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मेरा पति बोला कि अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा, इसीलिए निकल यहाँ से। तू वो बंजर जमीन है जिससे हमें कभी कुछ हासिल नहीं होने वाला। भला अब तुझे इस घर में रखने का फायदा क्या है। उसके ये शब्द मुझे बहुत चोट पहुंचा रहे थे। मैं उस इंसान को देख रही थी जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी के कई साल खपा दिए थे, जिसकी खुशी के लिए मैं दिन रात एक टांग पर काम करती रही, जिसके लिए मैंने हर एक तकलीफ को सहन किया। आज वही मुझे बेइज्जत करके ठुकरा रहा था, जैसे कि उसकी जिंदगी में मेरी कोई भी जगह नहीं हो। मोहल्ले वाले भी स्वार्थी किस्म के थे। वो किसी के मामले में बोलते नहीं थे, पर हाँ, तमाशा देखने के लिए जरूर खड़े हो जाते थे। और इसीलिए इस वक्त वो गली में जमा हो चुके थे। कुछ तो इतने बड़े तमाशबीन थे कि मेरे घर के दरवाजे तक पहुंच गए थे, और कुछ दीवारों से इधर उधर लटक रहे थे। सबकी नज़रें मुझ पर जमी थीं और सब मेरी लाचारी का तमाशा देख रहे थे, पर कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। मैं चिल्ला रही थी, चीख रही थी, क्योंकि मेरे पास कहीं भी जाने की जगह नहीं थी। ना तो कोई ऐसा घर था और ना कोई ऐसा दरवाज़ा जिसे मैं खटखटाती। मैं बार बार अपने पति से दया की भीख मांगती, पर उसके दिल में मेरे लिए कोई भी रहम नहीं था। उसे तो इस बात की भी कोई परवाह नहीं थी कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो मुझे घसीट कर घर के बाहर ले गया और दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं वहीं ज़मीन पर गिरी हुई एकटक उसे बंद दरवाजे को देखती रही, और वो सारी आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती रहीं। मेरे हाथ कांप रहे थे, कपड़े मिट्टी की वजह से गंदे हो गए थे। आज वो दरवाज़ा बंद हो गया था जिसके पीछे मैं अपनी ज़िंदगी के कई साल बर्बाद कर चुकी थी। इस दरवाजे के उस पार मेरा पति अब खुशी खुशी अपनी दूसरी पत्नी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ गया होगा, क्योंकि आज इसीलिए तो उसने दूसरी शादी की थी। मेरी शादी को बस 3 महीने ही हुए थे, और इधर परिवार वालों ने बच्चों को लेकर बात करना शुरू कर दिया कि अभी तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं आई, जबकि 3 महीने हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। शुरू में तो मुझे लगा कि सब लोग यूं ही कह रहे हैं, पर धीरे धीरे उनका अंदाज बदलने लगा, क्योंकि पहले वो ये बात हंसकर मजाक में कहते थे, लेकिन फिर उनकी बातों में जहर उतरने लगा। अब तो वो बस हर बात में इसी का जिक्र छेड़ने लगे। जब भी घर में कोई आता, तब यही सवाल होता। हर रोज कोई ना कोई मुझे एहसास दिलाता कि मेरी असली अहमियत सिर्फ बच्चे की वजह से ही होगी। और दूसरी तरफ मेरा पति धीरज इतनी जल्दी इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार ही नहीं था। सच्चाई तो असल में यही थी कि शादी के 1 महीने के बाद ही इस खुशखबरी ने मेरी जिंदगी में दस्तक दे दी थी। पर मेरे पति ने मुझे दबा दी और कहा कि अभी वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार ही नहीं है। अभी तो हमारी शादी हाल में हुई है, कम से कम कुछ महीने तो आराम से रहें।
उसके बाद इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। नई नई शादी थी और इसीलिए मैंने उस वक्त उसकी बातों पर भरोसा कर लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा पति मुझसे सच में प्यार करता है। जब भी वो कहता कि वो मेरे साथ अपनी ज़िंदगी के हर एक पल को जीना चाहता है, तो मुझे उसकी बात सच लगती थी। इसलिए मैंने कभी उससे कोई भी बहस नहीं की। लेकिन अगले महीने फिर से वही हुआ और उसने फिर से इस चीज़ को दोहरा दिया कि अगर अभी बच्चे की जिम्मेदारी आ गई तो फिर हम दोनों के बीच का प्यार तो ख़त्म ही हो जाएगा। मैं उसकी बात सुनती तो चुप हो जाती, लेकिन मुझे क्या पता था कि आज यही बातें मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख बन जाएंगी। 3 महीने बाद धीरे धीरे मेरी सास और बाकी के घर वालों ने बोलना शुरू कर दिया कि कोई खुशखबरी क्यों नहीं आई। तो पति ने कहा कि चलो ठीक है, अब अगर घर वाले कह रहे हैं तो हम भी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन अब शायद मेरे शरीर में कोई गड़बड़ी हो गई थी और फिर ऐसे करते करते 2 साल का समय बीत गया, पर मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। उन 2 सालों में मैंने ना जाने कितनी बार कड़वी बातें सुनी। सुबह से रात तक ताने सुनने पड़ते थे। कभी सास कुछ कहती तो कभी नंद मेरा मजाक उड़ाती और कभी कोई रिश्तेदार घर आता तो वो भी मुझ पर सवाल खड़े करके चला जाता। मैं हर रात रोकर ही सोती थी और हर सुबह एक उम्मीद के साथ उठती कि शायद आज कोई चमत्कार हो और मेरी ज़िंदगी बदल जाए। जब हम लोग डॉक्टर के पास गए तो मेरे पति ने पहले 2 बार जो भी किया था वो सब बता दिया। डॉक्टर ने ध्यान से पूरी बात सुनी और रिपोर्ट देखी। फिर मेरी तरफ देखकर कहा कि फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जिससे इनमें कोई कमी हो। डॉक्टर ने साफ साफ ये बात कही थी, लेकिन फिर भी मेरे पति को तो यही सुनाई दिया कि मैं बांझ हूँ। अस्पताल से वापस आते वक्त उसने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। उसके चेहरे पर गुस्सा था। घर पहुंचते ही उसने सबको अपने दिमाग से सोची समझी हुई बात बता दी। किसी ने भी ये सुनने की कोशिश नहीं की कि डॉक्टर ने असल में क्या कहा था। सब ने यही मान लिया कि गलती सिर्फ मेरी है। मेरे माँ बाप गरीब थे, मेरे पापा एक मजदूर थे, मेरी 4 बहनें और थीं जो अभी कुंवारी थीं और मैं उन सबसे बड़ी थी। और इसीलिए मुझ पर ही भयंकर दबाव था कि अगर बड़ी बहन अपने घर को अच्छे से बसा नहीं पाई तो फिर बाकी की चारों बहनों के माथे पर भी यही दाग लग जाएगा कि ये लड़कियां ऐसी ही हैं, ये कभी किसी के साथ घर बसाने के लायक ही नहीं हैं। इसीलिए शुरू में मैं बहुत कुछ बर्दाश्त करती आई थी। जुल्म तो ये लोग शुरू से ही करते थे, जबकि उस घर में एक और बहू थी और साथ साथ नंदे भी थीं। पर इस सब के बावजूद सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। सुबह सबसे पहले मुझे ही उठना होता और रात में सबसे आखिर में मैं ही सोती। सबके कपड़े धोना मेरी जिम्मेदारी थी। हर एक सदस्य की ज़रूरत का ख्याल रखना भी मेरे सिर पर था। लेकिन उस घर में कभी भी मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं हुई और अब तो जैसे इस बात पर सबको मेरे खिलाफ बोलने का बहाना मिल गया था। वो लोग इतना नीचे गिर गए कि उन्होंने मेरा नाम बांझ मानसी रख दिया। अब कोई भी मुझे सिर्फ मानसी नहीं बुलाता था। हर तरफ से बस यही शब्द आते जो मेरे दिल को तोड़ देते। लेकिन उस घर में मेरे आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी। मैं चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि शायद एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी और मुझे भी इस घर में इंसान समझा जाएगा। बस फिर क्या था, मेरे पति को तो मौका मिल गया और उसने दूसरी जगह चक्कर चलाया और उस औरत के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। शुरू में मुझे सिर्फ शक था, क्योंकि कभी वो देर से घर आता, कभी किसी का फ़ोन आते ही वो तुरंत कमरे से उठकर बाहर चला जाता और कभी बेवजह मुझ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता। लेकिन तब तक मुझे पूरी सच्चाई का अंदाजा नहीं था, जबकि इधर पूरे परिवार को इस सब के बारे में पता था। सिर्फ मुझे ही नहीं बताया गया था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं इस घर में रहते हुए भी सबसे ज़्यादा बेखबर थी। सब जानते थे कि धीरज की ज़िंदगी में कोई और औरत आ चुकी है और उसके साथ उसका क्या रिश्ता है, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। और जिस दिन मेरे पति ने अपनी माँ को ये बताया कि वो औरत प्रेग्नेंट है, तो मेरी सास ने कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। जब मुझे ये बात बाद में पता चली तो मैं सोचने लगी कि ये लोग कैसे हैं। जब मैं ये खुशी नहीं दे पाई तो सारी गलती मेरी ही निकाल दी गई। लेकिन जब वो दूसरी औरत प्रेग्नेंट हुई तो किसी ने एक बार भी पलट कर नहीं पूछा कि ये सब क्यों किया। किसी ने उसको गलत नहीं कहा, ना ही बुरा समझा। उल्टा उसके लिए दूसरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। और इस बार मेरे पति ने जो अब तक मेरे साथ करता आया था,
वो उस औरत के साथ नहीं किया। जैसे ही उस औरत का, जिसका नाम आरोही था, माँ बनने की खुशखबरी मिली, तुरंत मेरे पति ने उससे शादी भी कर ली और उसी दिन मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं सड़क पर खड़ी थी। मेरी आंखें सूजी हुई थीं, आंसुओं से गाल भीगे थे, हाथ कांप रहे थे। ना तो मेरे पास कोई बैग था, ना कोई कपड़े, न जेवर, न कोई और सामान। मैं सिर्फ अपने खाली वजूद के साथ उस गली में खड़ी थी जहाँ कुछ लम्हे पहले मैं खुद को उस घर की बहू समझती थी। मोहल्ले वाले मुझे ही देख रहे थे, कुछ धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मुझे भी लग रहा था कि ये लोग मेरी तरफ देखकर यही सोच रहे होंगे कि जब बच्चे नहीं होंगे तो फिर यही सब तो होगा ना, क्योंकि एक आदमी औलाद के लिए ही तो शादी करता है। जब औरत औलाद की खुशी ना दे तो फिर उसे घर में क्यों रखेंगे? यही इस समाज की सोच है और इसीलिए ये समाज भी मेरे खिलाफ था, ना कि मेरे पक्ष में। मैं अकेली खड़ी सब सोच रही थी। किसी ने भी एक बार भी नहीं कहा कि एक औरत को इस तरह घर से निकाल देना जुल्म है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि भला इसके पास कोई जगह नहीं है, ये कहाँ जाएगी। और ना ही किसी ने एक बार भी ये पूछा कि इसकी गलती क्या है। मेरे पति के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। उसके पास एक नहीं दो दो घर थे और दोनों घर उन्हीं के थे, लेकिन अलग अलग बने थे, क्योंकि मेरे पति के पिता ने भी दो शादियां कर रखी थीं और उन्होंने दो घर एक साथ बनाए थे ताकि अपनी दोनों पत्नियों को एक साथ रख सकें। दोनों घरों के बीच में एक दरवाजा भी था जो छत के ऊपर से जाता था। उस दरवाजे को पार करके एक घर से दूसरे घर में जाया जा सकता था। दोनों मकान अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े थे। मेरे ससुर जी की दूसरी पत्नी की सिर्फ एक बेटी थी और बाद में वो अपनी बेटी को साथ लेकर चली गईं। उसके बाद दूसरा घर तकरीबन खाली ही रहता था। घर वाले वहां आते जाते तो थे, लेकिन कोई रहता नहीं था। कभी उसमें सामान रख देते तो कभी कोई रिश्तेदार आता तो उसे ठहरा देते, वरना वो ज़्यादातर बंद पड़ा रहता। मैं सोचने लगी कि अंदर धीरज की नई शादी की खुशियां मनाई जा रही होंगी। आरोही को नई दुल्हन की तरह सब लोग उसके आने और आने वाले बच्चे की बात कर रहे होंगे, जिसकी वजह से कुछ ही पलों में उसने सबकी नज़रों में अपनी जगह बना ली। पर मेरी मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई थी। मैं सड़क किनारे खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाऊं। मैं अपने मायके नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर मैं जाती तो वहां जाकर बताती कि मुझे घर से निकाल दिया गया है और इसीलिए मुझे रख लो। पर मुझे पता था वो लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही उन्होंने मेरी शादी बहुत जल्दी जल्दी कर दी थी, क्योंकि मैं पहले ही ये महसूस कर चुकी थी कि मैं उनके लिए एक बोझ हूँ। बल्कि मैं क्या, मेरी सारी बहनें ही मेरे माँ बाप के लिए बोझ थीं। उन्हें बस इससे मतलब था कि जैसे तैसे एक की शादी हो तो बाकी की भी कर दी जाए। जो इंसान अपने माँ बाप के लिए बोझ हो, उसे भला वे दोबारा अपने पास क्यों रखेंगे। इसीलिए मैं वापस नहीं जाना चाहती थी। अपने ससुराल से निकल जाना ही बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन अगर फिर मायके से भी निकाल दिया जाता तब तो मेरे पास जिंदा रहने की भी कोई उम्मीद नहीं बचती। अगर इस पूरी दुनिया में कोई चीज़ वाकई मेरी अपनी थी तो वो थी मेरी इज्जत, और आज वो भी लोगों के तमाशे के बीच में रौंद दी गई थी। मैं खाली नज़रों से बंद दरवाजे को देख रही थी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि इतने सारे लोगों के होते हुए भी इंसान कितना अकेला हो सकता है। सांझ हो रही थी। घर के ठीक पीछे जो स्टेशन था, मैं वहीं पर बैठी थी। लोग आ जा रहे थे। कोई घर को लौट रहा था तो कोई नए शहर की तरफ रवाना हो रहा था। लगातार प्लेटफॉर्म पर चहल पहल थी। ट्रेन आती तो शोर होता, ट्रेन जाती तो कुछ लम्हों के लिए सन्नाटा पसर जाता। इंसान एक मुसाफिर है, अलग अलग मंजिलों का, लेकिन अब मेरी कोई मंजिल नहीं थी। या फिर मेरी क्या मंजिल थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं एक बेंच पर बैठी सामने की पटरी को देख रही थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान अपना रंग बदल रहा था। वक्त गुजर रहा था, पर जिंदगी जैसे रुक गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। ना तो पास में पैसे थे, ना कोई ठिकाना, ना कोई ऐसा इंसान जिसे फ़ोन करके कहूं कि मुझे अपने पास बुला लो। काफ़ी देर तक बैठे रहने के बाद मैं वापस उसी मोहल्ले में आ गई। इधर उधर गलियों में घूमती रही, कभी एक तरफ जाती तो कभी दूसरी तरफ। कदम चल रहे थे, पर कुछ पता नहीं था कि कहाँ जा रही हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि किससे मदद मांगूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। तभी मुझे एक झोपड़ी नजर आई जो बिल्कुल खाली लग रही थी।
उसके बाहर एक लड़का बैठा था जो नींबू पानी बेच रहा था। उसके पास एक थैला भी पड़ा था और वो थोड़ी देर के लिए वहीं आराम कर रहा था। मैं उसके पास गई और पूछा कि ये झोपड़ी किसकी है। उसने मेरी तरफ देखा और बोला कि एक मजदूर की थी, लेकिन वो 2-3 महीने पहले ही इस दुनिया से चला गया। मैं झोपड़ी की तरफ देखने लगी, जो पुराने कपड़ों और टाट पट्टी से बनी हुई थी, जिसमें जगह जगह मरम्मत के निशान थे। छत भी बहुत मजबूत नहीं लग रही थी। मैंने फिर से पूछा, ये झोपड़ी किसकी है। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला कि झोपड़ी भी कभी किसी की होती है क्या? इसे तो कभी कोई यहाँ लगा लेता है तो कभी कोई वहाँ लगा लेता है। मैं कुछ देर चुप रही। फिर मैंने पूछा कि कोई आएगा तो नहीं इसके बारे में पूछने के लिए। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और फिर बोला, यहाँ कोई नहीं आता। क्यों? आप क्यों पूछ रही हैं दीदी? शकल सूरत और कपड़ों से तो मैं भी दिखने में खराब नहीं लग रही थी। भले ही कपड़े गंदे हो गए थे, लेकिन फिर भी साफ था कि मैं सड़कों पर रहने वाली औरत नहीं हूँ। इसीलिए वो भी जानना चाहता था कि मैं ये सब क्यों पूछ रही हूँ। मैंने धीरे से कहा कि वो मुझे सिर छुपाने की जगह चाहिए। मेरी बात सुनकर वो चौंक गया। उसने तुरंत कहा, आपका कोई घर नहीं है क्या? मैंने नज़र झुकाकर इनकार कर दिया। वो कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, क्यों? मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। फिर मैंने धीरे से कहा कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। वो चुप हो गया। शायद उसने महसूस कर लिया था कि मेरे अंदर कोई ऐसा दुख है जिसे मैं बताना नहीं चाहती। कुछ देर बाद वो बोला, ठीक है, आप यहीं पर रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं भी इधर पास में ही रहता हूँ। ये सुनकर मैं चुप हो गई। उसे धन्यवाद कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और झोपड़ी के अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही मेरी नज़र एक बिस्तर पर पड़ी जो ज़मीन पर लगा हुआ था। एक तरफ छोटा सा चूल्हा था, साथ में 2-3 बर्तन रखे थे। एक कोने में पानी का कनस्तर रखा था। बस यही पूरी गृहस्थी थी। उस झोपड़ी में मैं एक तरफ बैठ गई और चारों तरफ देखने लगी। कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी जगह पर रहूंगी। कुछ दिनों पहले तक मैं एक भरे पूरे घर में रहती थी। मेरे पास अपना कमरा था, अलमारी थी, कपड़े थे, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी। और आज मैं एक अजनबी झोपड़ी में बैठी थी। मेरी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मैं एक मानसिक सदमे से गुजर रही थी। इतने कम वक्त में मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे अंदर सोचने समझने की ताकत ही नहीं रही। मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया था। ना तो भविष्य के बारे में सोच पा रही थी और ना ही अपने अतीत को समझ पा रही थी। चुपचाप बैठी छत को देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ या नहीं, जबकि सच्चाई ये थी कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं सिर्फ थक चुकी थी, इतनी थकी हुई कि उस वक्त एक टूटी हुई झोपड़ी भी मुझे किसी महल से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि कम से कम उसके अंदर बैठकर मैं लोगों की नज़रों से तो छुप सकती थी। रात को किसी तरह मैं वहीं सो गई, बस आंखें बंद करके लेटी थी। गर्मी बहुत लग रही थी। उस झोपड़ी की छत दिन भर की धूप की तपन की वजह से किसी भट्टी जैसी हो गई थी। अंदर हवा आने का कोई भी जरिया नहीं था। लगातार मेरा पसीना बह रहा था। कभी मैं करवटें बदलती तो कभी उठकर बैठ जाती। ऊपर से मच्छर अलग काट रहे थे, जो कानों के पास आकर गुनगुनाते तो कभी मेरे हाथ और पैरों पर काट लेते, जिससे मुझे भयंकर खुजली होने लगती। मैं बार बार उन्हें हटाती, लेकिन थोड़ी देर में वे फिर वापस आ जाते। इन सारी मुश्किलों से ज़्यादा मेरे दिमाग में चलने वाले ख्याल मुझे परेशान कर रहे थे। मैं वो दिन याद कर रही थी जो शादी के शुरू में मैंने अपने पति के साथ गुजारे थे। मुझे याद था जब धीरज पहली बार मेरे लिए रसमलाई लाया था। जब वो काम से वापस आता था तो मुझे आवाज़ देता था। वो मेरी पसंद नापसंद पूछता था और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था। उस वक्त मुझे लगता था कि उसका प्यार कभी कम नहीं होगा। मुझे भरोसा था कि वो हमेशा मेरा ख्याल रखेगा। मैं यही समझती थी कि दुनिया में अगर मेरा कोई अपना है तो वो धीरज है। लेकिन झोपड़ी की अंधेरी छत को देखते हुए मुझे पहली बार अपनी ज़िंदगी का सबसे तीखा सबक समझ आ रहा था। औरतें बहुत बेवकूफ़ होती हैं। शादी के शुरू में वो अपने पति के अट्रैक्शन को सच्चा प्यार समझ लेती हैं, उसकी दिल्लगी को मोहब्बत समझ बैठती हैं और उसके कुछ अच्छे शब्दों को पूरी उम्र की वफादारी का वादा मान लेती हैं। लेकिन जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं धीरज के बारे में सोचती रही। जब तक मैं नई नवेली थी तब तक उसके लिए बहुत खास थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पर था। और फिर वक्त बदल गया
और जब खिलौना पुराना हो गया तो उसे तोड़ दिया गया। मैं उसके लिए एक पुराना खिलौना थी और अब वो नया खिलौना ले आया था। ये सोच सोच कर मेरा दिल जल रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी में आगे क्या करूं। कल क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा, और मैं 1 साल के बाद कहाँ पर होंगी। इन सवालों के मेरे पास कोई जवाब नहीं थे। इसी बेचैनी और थकान में ना जाने कब मेरी आंख लग गई। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मेरी आंख खुल गई। झोपड़ी के बाहर लोगों की आवाज़ें आना शुरू हो गई थीं। बाहर निकली तो दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी। लोग काम पर जा रहे थे, दुकानें खुल रही थीं, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। सिर्फ मेरी जिंदगी थी जो बिखर चुकी थी। मैं धीरे धीरे चलते हुए गली में पहुंची तो मेरी नज़र एक तंदूर पर पड़ी, जहां एक औरत खड़े होकर रोटियां लगा रही थी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वो एक हाथ से रोटी को फैलाती और दूसरे हाथ से तंदूर की तरफ बढ़ा देती। साथ में वो आटे की लोइयां भी बना रही थी। देखकर समझ आ रहा था कि उसे बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और वो अकेली थी। मैं कुछ देर खड़ी उसे देखती रही, फिर हिम्मत जुटाकर उसके पास गई। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ क्या? उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और फिर सिर से पैर तक मुझे देखने लगी और बोली, तुम मेरे साथ काम करोगी? तुम तो शकल से काम वाली लगती ही नहीं हो। मैं धीमी आवाज़ में बोली कि मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी आवाज़ में ऐसी लाचारी थी कि वो शायद तुरंत समझ गई कि मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। उसने कुछ देर सोचा, फिर बोली, ठीक है। बोली कि तुम आटा गूँथ दिया करना और लोइयाँ बना दिया करना। मैं तुम्हें एक दिन के 300 रुपये दूंगी। मैं तुरंत तैयार हो गई, क्योंकि उस वक्त वो 300 रुपये भी मुझे किसी लॉटरी से कम नहीं लग रहे थे। उस दिन से मैं उसके साथ काम करने लगी। चिलचिलाती धूप में तंदूर के पास खड़े रहना कोई आसान नहीं होता। तंदूर की आग बिल्कुल अलग से जलाती है और ऊपर सूरज अलग आग बरसाता था। कई बार ऐसा लगता कि चेहरा झुलस जाएगा। मेरा हाथ लगातार आटे में डूबा रहता। पूरा दिन इसी काम में गुजर जाता। मैं हमेशा अपने चेहरे को ढक कर ही रखती थी। मुझे डर लगता था कि कहीं कोई मुझे पहचान न ले, कहीं किसी की नज़र मुझ पर ना पड़ जाए, कहीं मेरे ससुराल वालों को पता ना चल जाए कि मैं कहाँ पर हूँ। वो औरत मुझे एक वक्त का खाना भी खिला देती थी और 300 रुपये भी देती थी। कुछ ही दिनों में मेरी उससे अच्छी बातचीत होने लगी। एक दिन ना जाने क्यों मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। मैं बोलती गई और वो चुपचाप सुनती गई। जब मैं चुप हुई तो उसने एक लंबी सांस ली और बोली कि आजकल हर जगह यही सब हो रहा है। कोई भी आदमी वफादार नहीं है और औरतें ही इन सारी मुश्किलों का शिकार हो रही हैं। फिर उसने अपने हाथ से पसीना साफ किया और बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर आज क्यों खड़ी हूँ? मेरा पति भी किसी औरत के चक्कर में ही भाग गया। मेरे 4 बच्चे हैं, उनका पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी, ऐसी थकान जो सालों की मेहनत के बाद पैदा होती है। फिर वो बोली कि भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वरना सोचो फिर तुम उनको कैसे पालती। मैं चुप हो गई। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि बात तो ये कुछ कुछ सही ही कह रही है। अगर मेरे साथ एक बच्चा भी होता तो शायद मेरी मुश्किलें और भी बढ़ जाती। अब कम से कम खाने पीने का इंतजाम तो हो रहा है। 300 रुपये रोज के मिल जाते थे। एक वक्त का खाना भी मिलता था। लेकिन रात को जब मैं वापस अपनी झोपड़ी में आती तो दिल फिर घबराने लगता। सूरज डूबते ही आसपास सन्नाटा फैल जाता। हवा चलती तो झोपड़ी की दीवारें हिलने लगती। कोई दूर से गुजरता तो उसके कदमों की आवाज़ साफ सुनाई देती। मैं बिस्तर पर लेट जाती, पर नींद नहीं आती। बार बार यही डर सताता रहता कि कहीं कोई अंदर ना आ जाए, कोई रात के अंधेरे में झोपड़ी का पर्दा हटाकर घुस ना आए, क्योंकि अब मेरे पास कोई दरवाज़ा नहीं था जिसे मैं अंदर से बंद कर सकूं, और ना ही कोई ऐसा इंसान था जो मेरी सुरक्षा के लिए मेरे साथ खड़ा होता। मैं हर रात इसी डर के साए में आंखें बंद करती और हर हल्की सी आहट पर भी चौंक कर उठ बैठती। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। पहले उस औरत के साथ वो काम करती रही, उसके बाद लोगों के घरों में भी काम करना शुरू किया। सुबह सुबह उठ जाती, कभी किसी के बर्तन धोती, कभी किसी के कपड़े धोती, कभी झाड़ू पोछा करती और कभी खाना बनाने में मदद करती। शुरू शुरू में मेरे हाथों में छाले पड़ जाते, शरीर थकान से टूट जाता, पर मैं जानती थी कि अगर मैं रुक गई तो फिर मुझे भूख जीने नहीं देगी। इसलिए मैंने अपने आप को काम में झोंक दिया। दिन महीने में बदलते गए और महीने सालों में।
मैं थोड़े थोड़े पैसे बचाती रही। कभी अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं की, कभी अपने लिए कोई कपड़ा नहीं खरीदा, कभी भी बेकार में पैसे बर्बाद नहीं किए। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी, बस अपने पैरों पर खड़ा होना है। आखिर एक दिन मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए कि मैं अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू कर सकूं। फिर मैंने एक ठेला खरीदा, एक बड़ी सी कढ़ाई खरीदी, कुछ बर्तन लिए और समोसे और पकोड़े बनाने का सामान ले आई। शुरू के दिनों में मुझे बहुत डर लगता था। मैं सोचती थी कि अगर मेरी बनाई हुई चीज़ ना बिकी तो फिर क्या होगा, अगर कोई नुकसान हो गया तो क्या होगा। लेकिन भगवान ने मेरे कारोबार में तरक्की डाली। मेरे हाथों में स्वाद था। जो भी एक बार मेरे बनाए हुए समोसे पकोड़े खा लेता, वो दोबारा ज़रूर खाने आता था। यहाँ तक कि लोग अपने दोस्तों को भी साथ लाने लगे थे। कुछ लोग ऑफिस से घर वापस जाते हुए मेरे पास रुक जाते थे, कुछ बच्चे स्कूल से आते हुए समोसे लेते, कुछ औरतें शाम के वक्त पकौड़े पैक करवा कर ले जाती। मेरा काम धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। मैं अपने चेहरे को हमेशा एक बड़े से दुपट्टे से अच्छे से ढक कर रखती थी। सिर्फ मेरी आंखें दिखाई देती थीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मुझ पर किसी भी तरह की नज़र डाले। मैं चुपचाप अपना काम करती और शाम को घर वापस आ जाती थी। अब मैं 3 साल से ये काम कर रही थी। जिस दिन मेरे पति ने मुझे घर से निकाला था, 3 साल पहले वाली मानसी और आज वाली मानसी में बहुत फर्क आ चुका था। पहले मैं दूसरों के फैसलों पर जिंदा थी, अब मैं अपनी मेहनत पर जिंदा थी। पहले मैं हर वक्त रोती थी, अब कम से कम अपने पैरों पर खड़ी थी। अब मैं झोपड़ी में नहीं, बल्कि एक छोटे से कमरे में रहती थी। ये जगह उस झोपड़ी से थोड़ी बेहतर थी। दीवारों पर नमी के निशान थे, छत भी ज़्यादा सुरक्षित नहीं थी, लेकिन कम से कम सुरक्षा तो थी। एक छोटा सा पंखा था। मैंने अपना सारा सामान एक तरफ लगा रखा था। रात को दरवाज़ा बंद करके सो जाती थी। मेरे लिए ये किसी बहुत बड़ी मेहरबानी से कम नहीं था। मैं छुट्टी भी मनाती थी, हफ्ते में एक दिन ठेला नहीं लगाती थी। उस दिन अपनी पूरे हफ्ते की कमाई में से थोड़े से पैसे निकालती और शहर में घूमने निकल जाती। कभी कोई अच्छी चीज़ खा लेती, कभी जूस पी लेती, कभी पार्क में बैठ जाती, कभी मार्केट में लोगों को आते जाते देखती। अब मुझे अकेले रहने की आदत हो रही थी। कहते हैं कि औरत को जब अकेलेपन का मज़ा आने लगता है तो फिर उसे किसी के भी साथ की ज़रूरत नहीं होती। शायद मैं भी इसी मुकाम पर पहुंच गई थी। लेकिन आज भी मेरे दिल में एक कमी थी, क्योंकि एक घर बसा कर बैठी हुई औरत और सड़कों पर मेहनत मजदूरी करने वाली औरत में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मैं अपनी ज़िंदगी से लड़ तो रही थी, लेकिन कई बार रातों में दिल अभी भी मेरा भर आता था। खैर, कहते हैं ना कि भगवान जिस हाल में रखे, इंसान को भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं भी यही सोचकर खुद को संभाल लेती थी। एक दिन दोपहर का वक्त था, गर्मी बहुत थी। मैं अपने ठेले के पास खड़ी पकौड़े बना रही थी। कढ़ाई में तेल खौल रहा था। लोग आ जा रहे थे, कोई समोसे ले रहा था, कोई पकौड़ियाँ, और मैं अपने काम में व्यस्त थी। तभी एक औरत मेरी तरफ आई। उसकी उम्र 45 साल के आसपास रही होगी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। सांस पूरी तरह से फूली हुई थी। उसने एक बड़ा सा बैग अपने सीने से लगा रखा था, जैसे कि उसमें दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। वो सीधा मेरे पास आकर रुकी। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह हाँफते हुए बोली, मेरी मदद करो, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या हो गया है। उसने घबराकर पीछे देखा, फिर बोली कि वो लोग मेरे पीछे हैं, उनको पता चल गया है। ये मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत है, इसको अपने पास रखो, मैं थोड़ी देर बाद आकर तुमसे ले लूँगी। उसने तुरंत बैग मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं कुछ भी समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा डर था कि मैं मना नहीं कर सकती थी। मैंने तुरंत बैग लिया और ठेले के नीचे वाले हिस्से में छुपा दिया। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी तो मुसीबत से गुजरी थी, इसीलिए किसी और की मुसीबत को समझ सकती थी। जैसे ही उस औरत ने चैन की सांस ली और वापस मुड़कर सड़क पार करने लगी, अगले ही पल सब कुछ बदल गया। एक बड़ा सा ट्रक तेज रफ्तार से आया और एक खौफनाक हादसा हो गया। लोग चीख उठे और वो औरत ट्रक से टकरा गई। सब कुछ एक पल में हुआ। वो सड़क पर गिरी और मौके पर ही दम तोड़ गई। मैं तो दंग ही रह गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। कुछ सेकंड पहले जो औरत मेरे सामने खड़ी होकर बातें कर रही थी, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। मैं एकदम से सड़क की तरफ दौड़ी। थोड़ी ही देर में लोग वहां पर जमा होना शुरू हो गए थे।
किसी ने ट्रक वाले को पकड़ने की कोशिश की, किसी ने फोन निकाल लिया, किसी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि जो लोग उसके पीछे थे वो भी उसकी तरफ आए। उन्होंने औरत को जमीन पर पड़ा देखा, फिर एक दूसरे की तरफ देखा और ये देखकर कि वो जिंदा नहीं रही, वापस चले गए। उनके चेहरे पर अजीब से हाव भाव थे, जैसे कि वो किसी खास मकसद के लिए आए थे और अब वो मकसद पूरा हो चुका था। लेकिन उस औरत का बैग तो मेरे पास था। वो अभी भी मेरे ठेले के नीचे छुपा हुआ था। मैं भी बाकी लोगों के साथ उस औरत को उठाने में मदद करने लगी। कुछ ही देर में वहां एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस के साथ आया हुआ स्टाफ नीचे उतरा। उन्होंने जांच पड़ताल की, लेकिन सबको पता था कि वो औरत जिंदा नहीं है। उसके शरीर में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। फिर उसे सावधानी से एम्बुलेंस में लिटा दिया गया। उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। शायद वो औरत सुबह अपने मामूली कामों में व्यस्त होगी। शायद उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि बस कुछ घंटे बाद उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उस वक्त तो मैं इसी सदमे में थी कि वो कैसे एक सेकंड में दुनिया से चली गई। मेरा दिमाग बार बार इसी नजारे की तरफ जा रहा था। उसकी वो घबराई हुई आंखें, उसका कांपता हुआ अंदाज, उसका सीने से लगा हुआ बैग और फिर अचानक उसका सड़क पर गिर जाना। बैग के बारे में मैं जानती तो थी कि वो मेरे पास है, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं सोचा था कि उसके अंदर क्या हो सकता है। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नजारा छाया हुआ था, एक जिंदा इंसान का हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाना। मैं अपना काम खत्म करके घर गई। ठेला मैंने ले जाकर अपनी जगह पर खड़ा कर दिया। हमेशा की तरह मैंने उसे जंजीर के साथ लोहे के एक मजबूत खंभे से बांध दिया ताकि कोई उसे चोरी ना कर सके। फिर मैं अपनी रोज की कमाई वाले पैसे उठाने अपना सामान समेटा और वो बैग भी उठा लिया। बैग इतना भारी था कि मैं क्या बताऊं। उसे उठाते वक्त मेरे दोनों हाथों में बुरी तरह से दर्द होने लगा था। कई बार मुझे उसे एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट करना पड़ रहा था। मैं रास्ते पर यही सोचती रही कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो ये इतना भारी है। घर पहुंचकर मैंने पहले तो अंदर से दरवाजा बंद किया। फिर अपने रूटीन के मुताबिक मैं नहाई धोई, कपड़े बदले, खाना खाया और फिर कुछ देर शांति से बैठी रही। पर मेरी नजरें बार बार उस बैग की तरफ ही जा रही थीं। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और बैग को अपने सामने खींच लिया। मैं तो समझ रही थी कि उसमें कपड़े होंगे या शायद कोई ऐसी चीज होगी जो उस गरीब औरत के लिए काफी कीमती हो सकती है। लेकिन जैसे ही मैंने बैग खोला, मेरी सांसें गले में ही अटक गईं। एक पल के लिए तो मैं पत्थर की ही तरह बनकर बैग के अंदर देखती रह गई थी। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं अपने सामने क्या देख रही हूँ। उसके अंदर नोटों के बंडल भरे हुए थे। इतने सारे पैसे थे, इतने पैसे कि अगर मैं गिनने बैठ जाती तो शायद मेरा पूरा हफ्ता गुजर जाता। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे अपनी धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थीं और ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैसे ही थे। उन नोटों की गड्डियों के बीच में कुछ सोने के बिस्किट भी रखे हुए थे। वो चमकता हुआ खरा सोना था। मैंने जिंदगी में कभी भी एक साथ इतना ज्यादा सोना नहीं देखा था। आजकल सोने का रेट कितना हाई चल रहा है ये तो हर कोई जानता है। मैं एक बिस्किट को उठाकर देखने लगी। उसकी ठंडक मेरी उंगलियां महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सपना देख रही हूँ। अचानक मेरे कान सुन्न हो गए। कोई भी आवाज सुनाई देना बंद हो गई। कमरा घूमता हुआ लगने लगा। मैंने कई बार आंखें झपकाईं, फिर अपने हाथ पर चुटकी भी काटी, ये देखने के लिए कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। पर मैं तो जाग रही थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि इतने सारे लोग उस औरत के पीछे क्यों भाग रहे थे, क्योंकि इतनी दौलत के लिए तो कोई भी पागल हो सकता है। लेकिन उस पल मेरे दिल में और ज्यादा डर पैदा हो गया। मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी कि वो औरत उस दौलत को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठी थी। अगर किसी को ये पता चल जाता कि ये बैग मेरे पास है तो फिर मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि इस राज के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। कुछ दिन तक मैं चुपचाप सोचती रही कि अब क्या करना है। फिर एक दिन मैं अपने पुराने घर के पास से गुजरी, यानी अपने पति के घर के पास से। मैंने उस वक्त अपनी साड़ी के पल्लू से घूंघट किया हुआ था, इसीलिए मुझे किसी ने भी नहीं पहचाना। मैं सड़क पर चल रही थी कि अचानक मेरी नजर एक बोर्ड पर पड़ी। घर बेचने के लिए था। वही दूसरा घर जो मेरे पति के घर के बिल्कुल साथ में था, जिसे लोग कई सालों से बेचने की कोशिश कर रहे थे। मैं कुछ देर तक वहां पर खड़ी उस बोर्ड को देखती रही और फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया। मैं घर वापस आई और बोर्ड पर लिखे नंबर पर फोन कर दिया। मैंने कहा कि मुझे ये घर खरीदना है।
मैं बात करते हुए अपनी आवाज़ बदलने की कोशिश कर रही थी। शायद सामने वाले इंसान को भरोसा नहीं हुआ कि इतनी जल्दी खरीदार मिल जाएगा। इसके बाद मैं मिलने के लिए गई। उस वक्त भी मैंने अपनी पहचान को छुपाकर ही रखा। मैं सोने के कुछ बिस्किट बहुत ही सावधानी के साथ बेचे और घर की पूरी कीमत चुका दी। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये पूरी खरीदारी मैंने अपने ससुराल वालों में से किसी के जरिए नहीं करवाई थी, बल्कि एक वकील के जरिए करवाई थी, जिस वजह से कोई भी मेरी पहचान जान नहीं पाया। जब सारा मामला पूरा हो गया और रजिस्ट्री मेरे नाम पर हो गई तो मैं काफी देर तक कागजात हाथ में पकड़े बैठी रही। मेरे दिल में अजीब सा एहसास था। जिस घर से मुझे बेइज्जत करके निकाला गया था, अब मैं उसी घर के साथ वाले मकान की मालकिन बन चुकी थी। उसके बाद मैंने उस घर में शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। मैं उस वक्त भी अपने चेहरे को पल्लू से ढके हुए थी। किसी को भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। हाँ, ये बात जरूर थी कि मेरे पति के घर वाले अब मेरे साथ पड़ोसी होने के नाते मेल जोल बढ़ा रहे थे। उन्होंने एक दो बार मुझसे पूछा भी कि मैं हर वक्त इस तरह से आज के ज़माने में घूंघट क्यों रखती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि क्योंकि मेरे परिवार वालों को यही पसंद है और मैं उनके रीति रिवाज के हिसाब से ही चलती हूँ। इस बात से वो लोग निश्चिंत भी हो गए थे। मैं अपनी आवाज़ को हमेशा बदल कर ही उनसे बात करती थी और कोशिश यही करती थी कि मेरी उनसे कम बातचीत हो। उन्हें ये पता था कि किसी बहुत ही अमीर औरत ने वो महंगी ज़मीन मुंह मांगी कीमत देकर घर खरीद लिया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। घर तो खरीद लिया था, अब उसे घर जैसा बनाना भी था। मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान वाले से बात की और घर के अंदर जितनी भी ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, मैंने कहा कि मुझे सब चाहिए। उसने मुझे अलग अलग चीज़ों की लिस्ट दिखाई। मैंने कहा कि मुझे अलग अलग नहीं बल्कि पूरा पैकेज बना कर दो। मैं भी पैसे बहुत सोच समझकर खर्च कर रही थी। ऐसा नहीं था कि दौलत हाथ में आई और मैं हवा में उड़ने लगी। आखिर ये पैसा हमेशा रहने वाला तो नहीं था। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रेट तय करके दिया, जिसमें एक फ्रिज, एक टीवी, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर मशीन, ब्लेंडर मशीन, वाटर कूलर, एसी सब कुछ शामिल था। कुछ दिन बाद एक बड़ी गाड़ी मेरे घर के सामने आकर रुकी। मजदूर सामान उतारने लगे। बड़े बड़े डिब्बे अंदर जा रहे थे। मोहल्ले वाले हैरानी से देख रहे थे। मेरे पति के घर वालों की नजरें बार बार इधर ही उठ रही थीं। सारा सामान अंदर रख दिया गया था। घर की शक्ल सूरत बदलने लगी थी। इसके बाद मैंने फर्नीचर वाले से बात की। मैंने कहा कि मुझे 2 कमरों का पूरा फर्नीचर तैयार चाहिए। घर में 4 कमरे थे, लेकिन फिलहाल मुझे 2 कमरों को ही पूरा रेनोवेट करवाना था, एक ड्राइंग रूम और एक बेडरूम। कुछ दिन बाद फर्नीचर वाले भी आ गए। बड़े बड़े सोफे, शीशे वाली टेबल, अलमारियां, ड्रेसिंग टेबल, बड़े बड़े बेड, पर्दे, सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह पर लगता गया। जब इंसान के पास पैसा हो तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता। मैं जब भी सोना बेचने जाती या फिर सोना एक्सचेंज करवाने जाती तो हर बार नया गेटअप कर लेती। कभी मैं अपने बालों की हेयर स्टाइल बदल कर चश्मा लगा लेती, तो कभी मैं सूट पहन कर जाती, लेकिन अपने चेहरे का रंग थोड़ा सा मेकअप से बदल लेती। कभी मैं साड़ी पहनकर घूंघट में जाती, तो कभी मैं बुर्के में भी जाती थी। हर बार मैं अलग अलग दुकान पर जाती ताकि कभी किसी को मुझ पर शक ना हो। अभी तो मैंने सोने के सिर्फ 3 या 4 बिस्किट ही बेचे थे और इतना सब कुछ हो गया था, जबकि मेरे पास अभी भी बहुत सारा पैसा बाकी था। मैं बाकी सोना और पैसे घर में ऐसी जगह कर छुपा कर रख दिए जहां कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। एक दिन मैं शॉपिंग मॉल चली गई। कई सालों के बाद मैंने अपने लिए दिल खोलकर शॉपिंग की। मैं एक दुकान से दूसरी दुकान जाती, कभी कपड़े देखती, कभी जूते, कभी घर की सजावट का सामान। मैंने अपने लिए 10 से 15 जोड़ी कपड़े खरीदे, उनके साथ साथ जूते और दूसरी ज्वेलरी की चीजें, मेकअप का सामान, किचन का सामान, बर्तन, क्रॉकरी और ना जाने क्या क्या। पूरा हफ्ता शॉपिंग और सामान सेट करने में गुजर गया और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो खाली घर पूरी तरह से बदल गया। आपको किसी अमीर परिवार का घर लगता था अब वो। मेरे पति के घर वाले भी हैरान थे। वो सोच रहे थे कि कोई बहुत ही ज्यादा अमीर औरत आई है जिसने पूरे घर को भर दिया है और घर की शक्ल ही बदल कर रख दी है। और सच पूछो तो उनके अपने घर में था ही क्या। इलेक्ट्रॉनिक सामान के नाम पर बस एक फ्रिज और प्रेस थी। बाकी लोग तो चारपाइयों पर सोते थे और बेड सिर्फ हमारे कमरे में था। अब जब वो अपने आंगन से मेरे घर की तरफ देखते तो उन्हें एक अलग ही दुनिया नजर आती और मुझे हर बार ये सोचकर अजीब सा एहसास होता था कि जिन लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया था, आज मैं उनके बिल्कुल साथ रह रही हूँ और उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनकी नई अमीर पड़ोसन दरअसल मानसी है।
साथ ही साथ मुझे उनके मामलों के बारे में भी पता चल रहा था, और जो बातें सुनने में आ रही थीं वो मेरे लिए हैरान कर देने वाली भी थीं और किसी हद तक भगवान का इंसाफ भी लगती थी। मुझे पता चला कि धीरज ने जिस औरत से दूसरी शादी की थी वो तो उसे शादी के 3 महीने बाद ही छोड़कर चली गई थी। पूरा मोहल्ला इस बारे में अलग अलग कहानियां सुनाता था। कोई कहता था दोनों में रोज लड़ाई होती थी, तो कोई कहता था कि औरत को धीरज की सच्चाई पता चल गई थी, और कोई कहता था कि वो सिर्फ पैसों के लिए आई थी और जब उसका मकसद पूरा हो गया तो चली गई। असली सच्चाई जो भी थी, इतना सब जानते थे कि वो औरत सिर्फ धीरज को छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि वो अपने गुजारा भत्ते के नाम पर 40 लाख रुपए भी लेकर गई थी, हर जाने के तौर पर। और इसके लिए उन लोगों को बहुत कुछ बेचना पड़ा। उनके सारे जेवर चले गए, जो जमा पूंजी थी वो भी गई, और जो कुछ बचा था वो भी खर्च हो गया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर धीरज को कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता और शायद उसे सजा भी होती, क्योंकि आरोही ने उस पर बहुत सारे बुरे बुरे इल्जाम में फंसाने की धमकी दी थी। यानी कि जिस औरत के लिए उसने अपना घर बर्बाद किया था वही औरत उसे खाली हाथ छोड़ गई थी। मैं जब ये सब सुनती तो मैं चुप हो जाती। मुझे कभी खुशी महसूस नहीं हुई, बस एक अजीब सा एहसास होता कि वक्त सच में बदलता है। मैंने अपने घर में एक कुत्ता पाल लिया था। जब पहली बार मैं उसे घर लेकर आई तो वो छोटा सा था, लेकिन वो देखने में इतना अच्छा लगता था कि जो भी देखता रुक जाता। उसका रंग सुनहरा सा था, आंखें बहुत तेज थीं, वो हर वक्त एकदम चौकन्ना रहता था। मैंने उसका नाम सिम्बा रखा था। मैं अकेली रहती थी, इसीलिए मुझे एक सुरक्षा करने वाले की जरूरत थी। मैंने उसे छत पर रखा और उसके लिए लकड़ी और लोहे का एक अच्छा सा घर भी बनवा दिया। हर रोज सुबह मैं उसे खाना देती, उसके साथ खेलती, उसे नहलाती, और धीरे धीरे वो मुझसे इस तरह घुल मिल गया जैसे मैं ही उसकी पूरी दुनिया हूँ। अब अगर मैं घर में कोई पैर भी रखता तो वो तुरंत भौंकना शुरू कर देता था। और उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो मेरे लिए बहुत ही वफादार था, और कभी भी मुझे खतरा महसूस होता तो वो तुरंत मेरे सामने आ जाता। एक दिन दोपहर का वक्त था, हवा चल रही थी, मैं छत पर बैठी थी। बहुत दिनों के बाद मैं काफी खुश थी। उस वक्त मैंने अपने चेहरे को घूंघट से नहीं ढक रखा था। सिम्बा मेरे साथ खेल रहा था। कभी वो गेंद उठाकर मेरे पास ले आता तो कभी एकदम से उछल कूद करने लगता। मैं हंस रही थी। इतने में मेरी एक नंद की नजर मेरे चेहरे पर पड़ गई। उसने मुझे देखा और फिर दोबारा देखने लगी, जैसे कि उसे भरोसा ही नहीं हुआ। वो एकदम से दौड़ते हुए नीचे गई और कुछ ही पलों के बाद उनके घर से शोर सुनाई देने लगा। ये तो मानसी भाभी हैं। हाँ, ये तो वही है। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? ये तो हमारा घर भी खरीद चुकी हैं और घर को एकदम आलीशान कोठी बना दिया। ये तो बहुत पैसे वाली निकली। मैं छत पर खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि 3 साल पहले यही लोग मुझे एक बोझ समझते थे और आज मेरी सच्चाई जानकर उनके अंदाज एकदम बदल गए थे। नीचे उनके घर में काफी देर तक बातचीत होती रही और आखिर वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो मुझसे माफी मांगेंगे और अगर मुमकिन हो तो दोबारा से रिश्ता जोड़ेंगे, क्योंकि अब उनके हालात पहले से भी ज्यादा खराब थे। शाम होने से पहले ही मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने खिड़की से देखा तो बाहर धीरज खड़ा था। उसके साथ मेरी सास, जेठानी और घर के कुछ और लोग भी मौजूद थे। मुझे तुरंत समझ आ गया कि उन्हें सब कुछ पता चल गया है। मैं बड़े ही आराम से दरवाजा खोलकर एक तरफ हो गई। वो सब अंदर आ गए। मेरे घर को हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। सफेद रंग की पुताई, खूबसूरत सजावट, हर चीज उनकी कल्पना से परे थी। मेरी सास पहले बोली, मेरी बेटी, मेरी बहू। मैंने तुरंत उनका हाथ जो मेरी तरफ बढ़ रहा था उसे इशारे से नीचे करवा दिया और कहा, क्या बात है? क्या करने आए हैं आप लोग? कमरे में कुछ पलों के लिए खामोशी फैल गई। फिर धीरज ने गला साफ किया और बोला, तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे माफ कर दो। वो औरत तो मुझे धोखा देकर चली गई। बस तुम ही तो मेरी अपनी थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। तभी मेरी सास बोलने लगी और जेठानी और बाकी के सब लोग भी अपनी अपनी बातें करते जा रहे थे। कोई कह रहा था कि इंसान से गलती हो जाती है, कोई कह रहा था कि पुराने गिले शिकवे भूल जाने चाहिए, कोई कहता था कि परिवार को टूटना नहीं चाहिए। मैं चुपचाप बैठी सब सुनती रही, एक एक शब्द, एक एक बात, बिना कुछ कहे। जब सब बोल चुके और कमरे में सन्नाटा हो गया तब मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, हो गया तुम लोगों का, अब निकलो यहाँ से। मेरी सास के चेहरे का रंग एकदम से बदल गया। वो बोली, बेटा ऐसे मत करो,
मैं हंसने लगी और बोली, अच्छा बेटा, आपकी जुबान से मेरे लिए बेटा शब्द ऐसे निकल आया इतने आराम से? जब मुझे धक्का देकर घर से निकाला जा रहा था तब कहाँ थी आप? और आपकी ये ममता, तब क्यों नहीं कहा था आपने कि ये मेरी बेटी जैसी है? ये सुनते ही मेरी सास की नजरें झुक गईं। वो बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, निकलो यहाँ से, ये मेरा घर है। लेकिन वो लोग इतने बेशर्म थे कि जा ही नहीं रहे थे, वहीं खड़े थे। तभी मैंने चेहरा घुमाया और आवाज दी, सिम्बा। अगले ही पल ऊपर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई और सिम्बा सीढ़ियां उतरता हुआ मेरे पास आ गया। उसको सामने देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी चेन मेरे हाथ में पकड़ी हुई थी। फिर मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, यहां से निकलते हो या फिर मैं इसकी चेन छोड़ दूं? ये देखकर वो लोग बुरी तरह से घबरा गए। धीरज के पैर पीछे हट गए। मेरी सास के कदम दरवाजे की तरफ हो गए और बाकी लोग भी सहम गए। जैसे ही मैंने चेन ढीली की, वो सब तकरीबन भागते हुए घर से बाहर निकल गए और मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही मैं कुछ पलों के लिए वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे सोफे पर बैठ गई। उस दिन मेरी आत्मा को सुकून आया, जो मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। 3 साल पहले मैं इसी परिवार के सामने बेबस और लाचार खड़ी थी और उनसे भीख मांग रही थी कि वो मुझे घर से बाहर ना निकाले, और आज वही लोग मेरे सामने खड़े होकर मिन्नतें कर रहे थे। वक्त वाकई में बहुत अजीब चीज है। 2 हफ्ते बाद मैं सीधा अदालत गई और मैंने धीरज से तलाक का केस तैयार कर दिया। ये काम मैं पहले भी कर सकती थी, लेकिन अब करने का मजा ही कुछ और था। अब वो माफी मांग रहा था, लेकिन अब माफी मांगने से कुछ नहीं होता। मैंने जाकर साफ साफ बोल दिया कि उन लोगों ने मुझे धक्के देकर घर से निकाला था। मैं पिछले 3 साल से उनसे अलग रह रही थी और उन्होंने मुझे कोई खर्चा पानी भी नहीं दिया था, ना ही मुझे कोई अधिकार दिया था। और यहाँ तक कि मेरे बारे में 3 साल तक उन्होंने कोई पूछताछ तक नहीं की। ये सब सुनने के बाद ज्यादा बहस की जरूरत नहीं पड़ी। मोहल्ले वालों की भी गवाही ले ली गई थी। मामला बिल्कुल साफ था। पहली पेशी में ही फैसला मेरे पक्ष में हो गया। जब मैं अदालत से बाहर निकली तो मेरे हाथ में कागज थे। कई साल बाद मुझे अपने सीने में एक बहुत बड़ा बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। आखिरकार मैं उस इंसान के रिश्ते से आजाद हो गई थी जिसने मेरी कभी कदर नहीं की। और इस बार मुझे किसी ने घर से नहीं निकाला था, बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के इस दौर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद करके बाहर आ गई थी। इसके बाद मेरे ससुराल वालों के कर्मों का फल यहीं तक नहीं रुका था। कुछ समय बाद पता चला कि बड़ी मेहनत से जिस ननद की शादी की थी उसका भी तलाक हो गया। सास बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई थी। जेठानी को भी बच्चे नहीं हो रहे थे। मेरे पति का 2 बार एक्सीडेंट हो चुका था और इसीलिए उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो चाहे भी तो किसी से शादी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी पहचान में भी कुछ लोगों से रिश्ते की बात की, पर उन लोगों ने भी साफ मना कर दिया। उन्होंने यही कहा कि जब मानसी जैसी शरीफ लड़की के साथ ही ये घर नहीं बसा पाया तो भला किसी और के साथ क्या ही निभाएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे आदमी बुरे होते हैं, पर कुछ लोगों की वजह से भरोसा उठ जाता है। मैंने अपने लिए भी यही सोचा है कि अगर मुझे भविष्य में कोई पसंद आया और किसी को अपने काबिल समझा तो मैं उससे शादी जरूर करूंगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ खुद को वक्त दे रही हूँ, खुद से प्यार करती हूँ और आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। इसके बाद मैंने अपने मम्मी पापा की भी रुपए पैसों से खूब मदद की और उनसे मिलने भी गई। उनको मैंने सब कुछ साफ साफ बताया। उन्होंने मुझे समझाया कि माफ कर देना ही बेहतर था, लेकिन मैंने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो तो बस वही घिसी पिटी बातें करेंगे। इसीलिए मैं बस पैसे देकर वापस लौट आई। फिर वो तंदूर वाली औरत जिसने मुझे काम दिया था, मैं उससे भी मिलने गई। मैं उसके बच्चों के लिए ढेर सारा सामान ले गई और उसके हाथ में कुछ पैसे रखकर आई। वो आदमी जिसने मुझे समोसे पकौड़े बनाने के लिए उधार पर राशन दे दिया था, मैं उससे भी मिलने गई। मैं उन सब लोगों से मिलने गई और उन सब की मदद की, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है जैसे वो वही सब लोग मेरे अपने थे जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। बाकी सब तो मतलबी हैं, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भी, जिन्होंने 3 साल में कभी मेरी कोई खबर तक नहीं ली। लेकिन क्योंकि मेरा उनसे खून का रिश्ता है, इसीलिए मैं बस उनकी आर्थिक तौर पर मदद करूंगी। बाकी मुझे उनसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। आज मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। हो सकता है कि लोगों को लगे कि मैंने गलत किया, पर मेरी नजर में मैंने बिल्कुल सही किया। दोस्तों, अगर आप लोग मानसी की जगह पर होते तो आप क्या करते? मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं
और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाती रहूं। ये एक काल्पनिक कहानी है जिसका वास्तविक घटनाओं या व्यक्तियों से कोई भी संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा प्रदान करना है। पात्रों और घटनाओं को वास्तविक न माना जाए। धन्यवाद।